तो भाई क्या हालचाल है आप सभी लोगों के। थोड़ा सा लंबा इंतजार करना पड़ा इतिहास के तरफ वापस मुड़ने के लिए, लेकिन अब सारी चीज़ें हम कंटिन्यूअसली करेंगे। तो जितना भी पढ़ लिया था एक बार, मेरा ये मानना है कि ये क्लास देख लो, आपको रिवाइज हो जाएगा सारा का सारा। आप अगर भूल भी चुके हैं तो आप आसानी से ये वाली क्लास से भी स्टार्ट कर सकते हैं वापस। फिर अब आपने नोट्स जितने भी बना लिए हैं उनको रिवाइज कर लेना, है ना, ढंग से रिवाइज कर लेना। मैं मेरी तरफ से अभी रिवाइज करवा दूंगा और फिर रेगुलर रहना भाई। आपकी राजस्थान की जियोग्राफी चल रही है, राजस्थान की हिस्ट्री चल रही है, और आर्ट एंड कल्चर भी हम एक फ़नी वे में, एक बढ़िया से प्रोडक्टिव वे के अंदर पूरा कर लेंगे। और उसके बाद में बची हुई जो पॉलिटी, इकोनॉमी वगैरह और करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें भी हम आराम से कवर कर लेंगे। ठीक है, तो जो भी ब्रेक लगा था उसके बाद में हम या वापस से रीस्टार्ट करते हैं इतिहास को। यहाँ से देख सकते हो, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई आप ऐसे सोच लोगे कि यार आज इतने दिनों बाद में क्लास आई है तो कैसे मैं समझूँ इस क्लास को, पहले मैं सारा रिवाइज करूंगा। इस चक्कर में क्या होता है कि स्टूडेंट जो होता है वो कुछ रिवाइज कर भी नहीं पाता है, पुराना जो पढ़ चुका है वो, और फिर ये अब वाली क्लास से वो छोड़ भी देता है पढ़ना। उसको ऐसा लगेगा कि यार वो वाली क्लास हो तो ये वाली क्लास हो, मतलब आगे आगे बढ़ूँ। ऐसा नहीं है, टेंशन मत लो, इसी क्लास से स्टार्ट करो। और ये क्लास के स्टार्टिंग में ही बोलना जरूरी है, वरना आप जैसे थोड़ी सी देख के भाग जाते हो, है ना। तो स्टार्ट करते हैं भाई आज का रिवीजन सेशन से, मतलब एक तरीके से फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको क्या बताया था, देखो इतिहास किसको कहते हैं, कोई भी, जैसे आज की तारीख में भी कोई भी चीज हो रही है, कोई भी ऐसी चीज घटना घटे जिसकी वजह से फ्यूचर पे इम्पैक्ट पड़े, कैसे भी पड़े, फिर वो इम्पैक्ट भले, मान लेते हैं किसी कंट्री ने दूसरी कंट्री के किसी एरिया को उड़ा दिया, कंप्लीटली खराब कर दिया। अब उनको वापस उस एरिया को बनाने में टाइम लगेगा, है ना, उनके पैसे लगेंगे, उनकी मतलब लोगों की जान माल की हानि होगी, कल्चर की हानि होगी, बहुत सी चीज़ों की हानि होगी। अब वो चीज़ अगर नहीं होती तो उससे रिलेटेड इवेंट्स नहीं होते, है ना। वो कोई भी इवेंट्स हो, एक्शन का रिएक्शन हो गया भले ही, वापस से चीज़ों को सही करना हो गया भले ही, कुछ भी चीज़ हो। अब जरूरी नहीं है कि ऐसे कोई लड़ाई झगड़ा ही हो। मान लेते हैं कि मैंने कोई किताब लिखी, उस किताब से लोगों ने पढ़ पढ़ के बावड़े हो गए सारे के सारे, और उनके ऐसे हो गए कि यार क्या राइटिंग है, हमारी तो जिंदगी बदल गई, हमने ऐसी खतरनाक चीज पढ़ी है। तो वो चीज भी उसी के अंदर काउंट आती है ना। तो कोई भी इवेंट जो आज घट रहा है और फ्यूचर के लिए किसी भी तरीके से इंपॉर्टेंट है, वो चीज जब घट के जा चुकी होगी इतिहास बन जाती है। वैसे तो पूरा दिन गुजरता है, जैसे आपका कल का दिन काउंट करते हैं। कल के दिन में अगर आपने कुछ ऐसा एज स्पेशल नहीं किया है तो उसको इतिहास में लेने की क्या जरूरत है। लेकिन कल के दिन अगर कोई घटना घटी हो, मान लेते हैं देश के लेवल पे कोई नई पॉलिसी आ गई हो, है ना, या फिर देश ने अपने नोट बंद कर दिए हो, तो वो ऐतिहासिक घटना कहलाती है। उसी को तो हम पढ़ते हैं, इसी चीज को बोलते हैं इतिहास। और वेल अरेंज्ड मैनर में पढ़ते हैं, ऐसे नहीं कि 1970 का पहले पढ़ लिया, फिर उसके बाद में 1950 का पढ़ा, फिर अचानक से 1978 का पढ़ लिया ना। वेल मैनेज्ड अरेंज तरीके से पढ़ा जाता है इतिहास। इसी की बात चल रही थी। अब एंशियंट, मेडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर कैसे डिवाइड करते हो आप। कोई भी एक एरा हिस्ट्री के अंदर ज्यादातर हम क्या देखते हैं, रूलर्स, है ना, और कल्चर वगैरह, वो सब कल्चर का पार्ट होता है, तो उसको एज ए हिस्ट्री नहीं पढ़ा जाता। हिस्ट्री के अंदर जो इवेंट्स घटते हैं उन्हीं को पढ़ा जाता है सीक्वेंस मैनर में। तो पहले के ज़माने में रूलर्स थे, आज की तारीख में कोई रूलर तो नहीं है, गवर्नमेंट है, वो ही हम पे रूल करती है, डेमोक्रेटिक वगैरह, वो अलग अलग चीज़ें हैं जैसे जैसे जहाँ जिनके हैं। जैसे हम बात करते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं कि इंडिया के अंदर, जब इंडिया एकदम पुराने टाइम पे था, मोहनजोदड़ो या फिर ये कालीबंगा पीलीबंगा सभ्यताएं ये सब स्टार्ट थी, तब ज़्यादातर इंडिया के अंदर हिंदू जो है वो ज़्यादा उनका वर्चस्व था, हिंदुओं का। साथ ही साथ में जो राजा महाराजा थे वो भी ज़्यादातर हिंदू थे। तो हिंदू राजा जब तक रहे, और जैसे तुर्क आए, है ना, मुगल वगैरह आए, तुर्क आए, ये सब आए ना, तो हिंदुओं का एक लंबा टाइम पीरियड से जो रूल चल रहा था दिल्ली पे, पूरे भारत पे, है ना, पाटलिपुत्र या फिर बिहार किधर भी, वो खत्म हुआ। वो खत्म हुआ तो ऐसे मान मान लिया कि भाई एक इतिहास का एक पन्ना आज की तारीख में खत्म होता है, नया चैप्टर स्टार्ट होएगा। अब ये जो नया चैप्टर है मुगलों का, ये कब तक चलता है एक बार के लिए समझते हैं एग्जाम्पल से, कि जहांगीर के टाइम पे जब अंग्रेज आए थे, जहांगीर ने ऐसे ना अंग्रेजों को अनुमति दे दी थी कि हाँ भाई तुम लोग यहाँ पे वो कर सकते हो, क्या कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। उससे पहले बहुत लंबे टाइम तक मुगलों ने राज किया, तुर्कों ने, लोदी ने, खिलजी ने, है ना, इन सब लोगों ने राज किया। तो वो भी राज जो है वो एक अलग टाइप का राज है। जैसे हिंदुओं ने राज किया था वो अलग टाइप का था, मुस्लिमों ने राज किया वो अलग टाइप का था। फिर जैसे उनके बाद में ब्रिटिशर्स का वर्चस्व बढ़ने लग गया, कलकत्ता, हैदराबाद, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब जगह पे इन्होंने कैप्चर कर लिया, पूरे भारत को ही कैप्चर कर लिया, है ना, एक तरीके से उन पे रूल करने लग गए। तो वो वाला टाइम पीरियड
ना तो हिंदुओं जैसा है, ना मुसलमान जो रूलर्स थे उन जैसा है, एक नया ही मतलब युग आया ना, तो इतिहास के पन्ने पलटते जा रहे हैं। अब आज की तारीख में अगर कोई ऐतिहासिक घटना घटती है, आज की तारीख में मान लो कोई भी ऐतिहासिक घटना घटती है, वो आज के लिए तो मॉडर्न, मतलब जैसे कल वाला दिन जो है एकदम लेटेस्ट वाला दिन है, तो एक तरीके से मॉडर्न कह सकते हैं। जैसे 2025 2075 के अंदर जाके 50 साल पुरानी हो जाएगी, है ना। तो कह सकते हैं कि भी एक बार के लिए जैसे 1947 को जो आज़ादी मिली थी, या फिर 1857 की जो क्रांति थी, वो सारा का सारा लगभग मॉडर्न सा ही टाइम है। अभी उसके बाद में कोई नया इतिहास बना नहीं जिसको पढ़ा जाए। अब जैसे ये 1947 के बाद में आज़ाद भारत है, इस आज़ाद भारत में क्या क्या घटनाएं घट रही हैं, आगे क्या क्या घटेगी, 2100 तक मान लेते हैं ना, 2025 चल रहा है, 2100 तक मान लेते हैं, एक टाइम पीरियड में कोई बहुत ही मतलब काया पलट हो जाने वाला है। तो वो वाली चीज़ फिर मॉडर्न हो जाएगी, और अंग्रेजों वाला जो टाइम पीरियड है वो फिर मिडाइवल हो जाएगा। आज की तारीख में जो भी घटना घटती है वो किसी न किसी दिन बहुत पुरानी हो जाएगी ना। जैसे यीशु मसीह का जो जन्म हुआ था, जिनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, है ना, और उनको फिर वो सूली पे चढ़ा दिया गया था, वो टाइम पीरियड आज से 2025 साल पुराना हो गया। तो आज की तारीख में वो एंशियंट है, लेकिन जिस दिन घटा था उस दिन तो वो नया था। तो इस प्रकार से हम इतिहास को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते जाते हैं, और कोई भी दिन कभी मॉडर्न होगा, मॉडर्न के बाद में वो मिडाइवल हो जाएगा, और मिडाइवल के बाद में वो एंशियंट हो जाएगा। हमें पढ़ना है राजस्थान की हिस्ट्री, तो राजस्थान की हिस्ट्री के अकॉर्डिंग क्या देख रहे हैं कि राजस्थान के अंदर क्या क्या रहे थे, हिंदू रूलर्स रहे थे, फिर मुसलमान रूलर्स जो है उनका भी इम्पैक्ट पड़ा था, वो वाला टाइम पीरियड मिडाइवल में मान लिया। फिर ब्रिटिशर्स का भी इम्पैक्ट पड़ा था, उसको हमने किस में पढ़ लिया। और ऐसा ही हम इंडिया के सापेक्ष में भी पढ़ते हैं, है ना। इस तरीके से हिस्ट्री पढ़ी जाती है। हम राजस्थान के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो राजस्थान की बात कर लेते हैं। देखिए, राजस्थान के अंदर आपको पता है ये ऐसे करके राजस्थान था हमारे। राजस्थान के अंदर कोई अंग्रेजों का कोई वो सीन था नहीं, क्योंकि वहां पे अंग्रेज आके करेंगे भी क्या भाई। अंग्रेजों के लिए कोई ना व्यापार है वहां पे, है ना, रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, और इतना वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर था नहीं। तो राजस्थान से बेसिकली उनको कोई मतलब नहीं था, और उनका जैसा इन्वायरमेंटल कंडीशंस में वो रहे हैं जन्मों जन्मों से, उनको नहीं सहन होती भाई इतनी गर्मी। तो वो क्या चूज करते हैं, कलकत्ता हो गया, हैदराबाद हो गया, इवन है ना ये केरला की साइड के अंदर हो गए, या जो महाराष्ट्र हो गया, इधर जाके इन्होंने अपने अड्डे बसाए भाई, धीरे धीरे करके जैसे भी बसाए। अब महाराष्ट्र के अंदर मराठे थे, वो भी जब ये अंग्रेज आए थे ना उस टाइम पे, मतलब अपने उत्पाद पे या अपने उसके पीक पे आ गए थे भाई। इनकी क्या नीति रहती थी, किसी भी जगह जाओ, एक राजा से पैसे लिए उसकी प्रोटेक्शन के लिए ही, भाई तेरे को वो चौथ वाली चीज मैंने आपको बताई थी ना, अब चौथ आपको पता है, बार बार मैं क्या ही बताऊं। तो लड़ाइयाँ करवाना, एक दूसरे के साथ में मिलके लड़ना, कि भाई आप हमें पैसे दे दो, हम आपकी तरफ से लड़ लेंगे, अगर वो हमें ज्यादा देगा तो हम उसकी तरफ से लड़ लेंगे, किधर से भी लड़ लेंगे, इनको तो पैसों से मतलब है। फिर ये लूटपाट भी करते थे। अब साथ साथ में अंग्रेज बढ़ रहे हैं, अंग्रेज भी चाहते हैं कि भाई लूटपाट ना हो, हम यहाँ पे राज करें। अंग्रेजों और मराठों के बीच में चलता था डिस्प्यूट। फिर तीन अलग अलग, है ना, जैसे ही मुगलों का पतन हुआ, अंग्रेज और मराठे जो हैं उन दोनों के बीच में डिस्प्यूट चला। इन दोनों का जो डिस्प्यूट है वो क्या था, किस चीज का था, भारत पे कब्जे करने का। तो इनके बीच में ना वो पंगे भी होंगे, उसकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो जॉर्ज थॉमस वाली बात है वो फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। जॉर्ज थॉमस नाम का एक आदमी था, वो ना आयरलैंड से आया था। उसने ना मतलब ट्राई किया था पहले तो ब्रिटिश के अंदर भर्ती होने के लिए, वो कमांडर था एक प्रकार का, सेनापति टाइप, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। लेकिन महाराष्ट्र वालों ने रख लिया भाई, महाराष्ट्र वाले जो मराठे हैं ना उन्होंने रख लिया, और उनको बाड़ायती मतलब सेनापति के तौर पे रखा। वो बार बार में अटैक करने जाता था उनकी तरफ से, कभी राजस्थान में बीकानेर में जा रहा है, कभी जोधपुर में, कभी उदयपुर में जा रहा है। और इसकी क्या आदत थी कि ना अपनी चीज़ों को, जो भी डेली एक्टिविटीज उनको बुक्स के अंदर लिखना, मतलब अपनी डायरी के अंदर लिखना। तो ये उसकी डायरी थी, उसके अंदर उसने राजस्थान को राजपूताना कहा था। वो चीज़ कब पता चली, जब उसके दोस्त विलियम फ्रैंकलिन ने क्या किया, विलियम फ्रैंकलिन ने उसकी चीज़ें संभाली, तो उसको एक किताब मिली, मतलब उसकी डायरिया मिली, उसको उसने कंपाइल करके उसकी बायोग्राफी बना दी, जीवनी बना दी, जो मेरे पीछे जा रही है ना, आप चाहो तो देख सकते हो। इसको बोलते हैं मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। ये बुक किसने लिखी है, विलियम फ्रैंकलिन ने। किसमें से लिखी है, उसकी डायरी में से चीजें उठा उठा के ना उसने लिख दी भाई, वो चीज है। फिर आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ा तो हमने क्या देखा कि आंग्ल मराठा के बीच में ना कुछ डिस्प्यूट्स हुए थे, उसकी बात कर लेते हैं जल्दी से। 1775 से लेके 82 तक एक डिस्प्यूट होता है साउथ इंडिया की तरफ, उससे कोई मतलब नहीं है राजस्थान को, हम राजस्थान के सापेक्ष में देख रहे हैं भैया ना। वो टाई भी रहता है युद्ध वगैरह अंग्रेजों का और मराठों का, उससे कोई मतलब वाली बात भी नहीं है। फिर 1803 और 1806 के बीच में सेकंड डिस्प्यूट होता है नॉर्थ इंडिया की साइड में। तब अंग्रेजों को लगता है कि यार ये, और वो ना थोड़ा सा टच करता है अपने मतलब राजस्थान के कुछ एरिया, जैसे अलवर हो गए, भरतपुर हो गए, इन सब के टच करता है। तब अंग्रेजों को लगा यार जितने ज्यादा अपनी साइड होंगे उतना ज्यादा फायदा ही है। और मराठों से लड़ाई किसकी है, अंग्रेजों की। और मराठे हैं वो परेशान करते हैं किसको, राजस्थान वालों को भी। राजस्थान के भी जितने रूलर्स हैं, रियासत के जितने भी है ना, उनसे चौथ मांगना, उनके एक दूसरे से लड़ाई करना। इवन
जयपुर के एक राजा रहे हैं ईश्वरी ईश्वरी सिंह, मतलब उनको बोलते हैं जिन्होंने ईश्वर लाट बनाई थी। उन्होंने तो क्या किया, दुखी होके फांसी खा ली भाई, इतना परेशान कर दिया था उन्होंने, मांग मांग के, है ना, इनसे दुखी होके उन्होंने फांसी नहीं मतलब कूद गए थे, वो अपनी बिल्डिंग से कूद गए थे। अलवर के अंदर और भरतपुर के अंदर इनको लगा कि अंग्रेजों को मदद मांगी जाए। ये जाते हैं उनके पास में कि भाई आप हमारी मराठों से लड़ाई करने के लिए मदद करोगे क्या, वो आपकी साइड लड़ाई करने आ रहे हैं इस बार, हो सकता है आपके भी नुकसान पहुंचा जाए। भाई अपन तो वैसे भी तैयार थे क्योंकि भरतपुर मतलब पूरे राजस्थान को परेशान कर रखा था मराठों ने। तो सितंबर के अंदर तो भरतपुर ट्रीटी कर लेता है, संधि कर लेता है। नवंबर के अंदर अलवर कर लेता है ना, बी ए करके याद करा था हमने, बैचलर ऑफ आर्ट्स करके ना, बी ए होती है ना, बी ए बी एस सी बी कॉम वैसे करके रटा था एक तरीके से। तो ब्रिटिशर्स के साथ में संधि करी। इस टाइम पे लॉर्ड वेलेस्ली क्या था, जीजी था। किस चीज का जीजी था, राजस्थान सॉरी इंडिया का जीजी था। जीजी क्या होता है, गवर्नर जनरल होता है। पूरे के पूरे अंग्रेज जो भी हम पे रूल कर रहे हैं इंडिया के अंदर, जो ईस्ट इंडिया कंपनी आ रखी है, उसको रेगुलेट करने के लिए कोई तो होता है, जैसे आज के टाइम में प्रधानमंत्री हमारे, वैसे ही इनके लिए वो जीजी था, गवर्नर जनरल। वो कलकत्ता में बैठता था, लॉर्ड वेलेस्ली है भाई साहब। इसने संधि करी, वो युद्ध ना लगभग ये अंग्रेज जो है ये डोमिनेट रहे थे इस युद्ध में, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अब कोई युद्ध नहीं हो रहा तो अंग्रेज भी अपनी साइड ध्यान में नहीं दे रहे, मराठे तो अभी भी लूट रहे हैं। 1806 से लेकर 1817 के बीच में कोई युद्ध नहीं हुआ अंग्रेजों का और मराठों का। उस टाइम पे भी वो हमें लूट तो रहे हैं, लेकिन हमारी कितनी भी मैसेज रिक्वेस्ट भेजी हमने, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करी। लॉर्ड वेलेस्ली ने बोला हम फालतू में क्यों टाइम और पैसा वेस्ट करें आप लोगों के चक्कर में। 1817-18 में फिर से उनका युद्ध होता है, तब उसको पूरे राजस्थान की जरूरत पड़ती है। उस टाइम पे अपने वाले भोले डाले हैं बेचारे, जैसे भी कहो मान जाते हैं। 1817 के अंदर करौली और कोटा, है ना, मैं आपको ये लिस्ट दे दूंगा भाई, मैं भूल गया था, टेलीग्राम वाले ग्रुप के अंदर डाल दूंगा जो लिस्ट है ना, कि किस किस रियासत ने और किस किस राजा ने संधियां करी थी, कब कब करी थी, वो सारी की सारी प्रॉपर लिस्ट आपको दे दूंगा। नहीं तो अगली क्लास के अंदर आपको मैं लिखवा भी दूंगा, है ना, एक जगह मैंने आपसे छुड़वाई थी। 1817 में करौली और कोटा ने ब्रिटिशर्स के साथ में क्या की थी, संधि करी थी। 1818 के अंदर रिमेनिंग जितनी भी रियासतें थी उन्होंने संधि करी। फिर 1823 के अंदर सिरोही ने करी थी। क्यों, क्योंकि मारवाड़ का जो राजा मान सिंह था उस टाइम पे, उसने बोल दिया था कि सिरोही हमारे ही अंडर में आता है, जबकि नहीं आता था। ये सारी की सारी संधियां हुई। संधियों के अंदर ये वाली संधियों में 1817-18 की संधियां जो है ना, उसमें लॉर्ड हेस्टिंग्स नाम का आदमी गवर्नर जनरल था। लॉर्ड वेलेस्ली के बाद में लॉर्ड हेस्टिंग्स था उस टाइम पे। फिर पॉलिटिकल एजेंट क्या होता है, ये सारी बातें हमने करी थी। पॉलिटिकल एजेंट्स के अंदर हमने एक पॉलिटिकल एजेंट देखा, गवर्नर जो है जेम्स टोड। जेम्स टोड कौन है, ये मतलब अंग्रेजी ब्रिटिशर ही है। ये जाता किधर है, मेवाड़ का बनता है। क्या बनता है, पॉलिटिकल एजेंट बनता है। पॉलिटिकल एजेंट क्या होता है, जो एक रियासत की जितनी भी सूचनाएं सारी की सारी किसको पहुंचाए, गवर्नर जनरल तक पहुंचाए, मीडिएटर एक तरीके से ना, दलाल टाइप। तो ये था जेम्स टोड। ये जाता है कहाँ पे, उदयपुर के अंदर, मेवाड़ के अंदर। अब देखो पूरे राजस्थान के अंदर ट्रीटी कर ली अंग्रेजों ने, तो अंग्रेजों की सेना है, वो युद्ध क्यों चाहेगी। अगर जयपुर लड़ा जैसलमेर से, तो दोनों तरफ से अगर अंग्रेज जा रहे हैं तो नुकसान अंग्रेजों की है ना, सेना तो अल्टीमेटली, पैसा तो अल्टीमेटली अंग्रेजों का लगेगा। तो इन दोनों को बावड़ा बना बना के रखते हैं सारी रियासतों को कि भाई लड़ना वड़ना नहीं है। अब जहाँ पे लड़ाइयाँ नहीं होती है, युद्ध नहीं होती है, वहां पे कल्चर जो होता है वो प्रॉस्पर करता है, कल्चर फैलता है ना। इतिहास इतिहास नहीं रहता, फिर वहाँ पे कल्चर ज्यादा डोमिनेंट हो जाता है। लोकगीत हो गए या फिर है ना बोलियां हो गई, मतलब बहुत सी चीजें सारी की सारी वो डेवलप होती है। तो ऐसा ही किसने किया, जेम्स टोड ने किया। जगह जगह जाता था, राजस्थान की हिस्ट्रियां सुनता था, ऐसे महाराणा प्रताप हुआ करते थे, रियर वोर फलाना ढीकना, एकदम जोश में आ जाता था, बावड़ा हो गया था, है ना। और कल्चर जानने के लिए ये मंदिरों में भटकता था, क्योंकि मंदिरों के अंदर शिलालेख अभिलेख वगैरह ज्यादा मिलते थे। और राजस्थान के अंदर ज्यादातर कौन से जैन मंदिर ज्यादा बचे थे उस टाइम पे, मुगलों ने ज्यादातर तो तोड़ दिए थे। लेकिन उसके जैनों के मिलने के बाद ये एक जैन जो टीचर है उससे इंस्पायर भी हुए थे, यति ज्ञानचंद्र, जिन्होंने मतलब जिनको उसने अपना गुरु ही मान लिया था। और ये घोड़े पे बैठ बैठ के घूमते थे, इसलिए इनको घोड़े वाला बाबा भी कहते थे, है ना। और इसने एक बुक लिखी थी 1823 के अंदर, एनाल्स एंड एंटिकिटीज ऑफ राजस्थान। देखो, एनाल्स का मतलब होता है हिस्ट्री, एंटिकिटीज का मतलब क्या होता है, पुरातत्व वगैरह ना, वो राजस्थान के बारे में बात कर रहा है। फिर इसकी मौत हो गई थी वगैरह वगैरह ना, वो उसके बाद में छपा था इसका सेकंड एडिशन, ये फलानी बात है। एनाल्स एंड एंटिकिटीज का दूसरा नाम था सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। पहले आपको पता ही है, वेस्ट मतलब ये जो सेंट्रल पार्ट है उसके अंदर भी राजपूत थे, ये वेस्टर्न पार्ट हो गया उसमें भी राजपूत थे, नीचे वाला वेस्टर्न पार्ट हो गया यहाँ पे भी राजपूत रूल करते थे। इस बुक का ऐसे भी नाम दे दिया, क्योंकि हिस्ट्री और पुरातत्व तो दोनों है भाई, तो हिस्ट्री के अंदर ये भी तो आएगा ना, राजपूत थे, ये वो फलाना ढिकना। फिर उसके बाद में इसको निकाल दिया गया था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पंचायती कर रहा था। अंग्रेजों को शक हो गया था कि यार कहीं ये फालतू में भड़का ना दे, हमारे अगेंस्ट लड़ने लग जाएंगे कहीं कोई राजस्थान वाले। तो उसको बोला था कि तू जा भाई, और जाते जाते भी ये वेस्टर्न स्टेट्स के अंदर ट्रेवल करता करता जाता है भाई, धीरे धीरे डोलता डोलता, वहां से भी इतिहास कलेक्ट करता है। एक बुक और लिखता है, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, आपको पता ही है। 1817 से 18 के बीच की जितनी भी संधियां हुई थी, वो चार्ल्स मेटकॉफ नाम के ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव ने करी थी।
लेकिन दक्षिणी राजस्थान के अंदर जो कि डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा है, वहां पे जॉन मेलकम का वेलकम हुआ था, उसने करवाई थी भाई। तो दो अलग अलग लोगों ने करवाई थी, जिसमें से मेजोरिटी तो चार्ल्स मेटकॉफ ने करवाई थी। पॉलिटिकल एजेंट क्या होता है मैंने आपको बता ही दिया, है ना। पॉलिटिकल एजेंट जो होता है वो खबर किसको देता है, जीजी को देता है। लेकिन उसके लिए भी फिर उन्होंने क्या किया कि यार एक काम करते हैं ना, पूरे राजपुताने के जितने भी पॉलिटिकल एजेंट्स हैं उनको जीजी से डायरेक्ट मिलने की बजाय वो भी अलग अलग जाएंगे, जीजी से मिल मिल के आएगा। जैसे मान लो 41 रियासत है ना, वो सारी की सारी जीजी से मिलने जाएगी। और जीजी बावड़ा हो जाएगा, यार कभी तू आ रहा है, कभी तू आ रहा है, एक साथ ही आ जाओ ना यार। तो उसने दिमाग लगाया कि जीजी की जगह एक काम करते हैं, रेजिडेंट ऑफ राजपुताना करके एक पोस्ट और लगा देते हैं, वो सारे के सारे इसका कान खाएंगे। फिर रेजिडेंट ऑफ राजपुताना मेरे पास आएगा, पूरे राजस्थान की खबर अकेला इसमा देगा मेरे को, है ना। उस हिसाब से तो सबसे पहला रेजिडेंट ऑफ राजपुताना कौन बनता है, डेविड ऑक्टर लोनी। डेविड ऑक्टर लोनी जो होता है ये इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में होता है। एक बार ये ना मुगलों की भी हेल्प करता है ना, तो इसलिए मुगल इसको खुश होके क्या नाम दे देते हैं, मराठों से बचाता भाई मुगलों को। तो नसीर नाम का नाम देते हैं। नसीर जो होता है ना, मतलब भयंकर, मतलब जो उसको बोलते हैं कि हमारा प्रोटेक्टर, एक तरीके से डिफेंडर, उस चीज को बोलते हैं नसीर। इसी के नाम पे नसीराबाद का भी नाम भी पड़ेगा, आगे देखते हैं चलो। 1832 के अंदर एजीजी बना दिया, है ना। रेजिडेंट ऑफ राजपुताना का नाम चेंज कर दिया, एजेंट टू गवर्नर जनरल। दिख भी रहा है भाई, पॉलिटिकल एजेंट किसका एजेंट है, एजीजी का। एजीजी किसका एजेंट है, जीजी का, है ना। तो ऐसे फिर फर्स्ट एजीजी कौन बना था, अब्राहम लोकेट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, अजमेर के अंदर। ये चीज देखी थी 1845 के अंदर, है ना। वो है ना आबू की तरफ सिरोही आबू की तरफ चले गए थे, क्योंकि उनको गर्मी ज्यादा लगती थी। ये वो 1864 में वो 50-50 वाला टाइम किया था। और आज की तारीख में भी हमारे राज्यपाल जो होते हैं वो आबू भी जाते हैं और वैसे भी जाते हैं। ये देखा था हमने, फिर एक टेप वो देखा था कि ना, एक सीक्वेंस देखा था। पॉलिटिकल एजेंट अपना सारा ज्ञान किसको ढोल के आता है, एजीजी को, ऐसे हुआ वैसे हुआ फलानी डिगनी, और एजीजी सारी की सारी बातें जीजी को बता देगा और जीजी कंट्रोल कर लेगा पूरा का पूरा। फिर उसके बाद में रिवोल्ट ऑफ 1857 की क्रांति हमने देखी थी। इसके अंदर हमने क्या देखा था कि सबसे पहले कारण देखे थे। किसी भी ऐतिहासिक घटना की दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, क्यों हुआ यानी कि कारण, और उसके बाद में क्या हुआ, परिणाम क्या निकला उसका निष्कर्ष। तो वो परिणाम बाद में पढ़ेंगे, पहले कारण पढ़ते हैं। राजनीतिक कारण क्या थे, अंग्रेजों ने जब संधियां करी थी तब उन्होंने क्या बोला था कि हम आपके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हम राजनीतिक कारण देख रहे हैं, पॉलिटिकल, है ना, नेतागिरी वाले कारण। तो उन्होंने बोला था कि हम नेतागिरी नहीं करेंगे, आपके आंतरिक मामलों में सिर्फ हम विदेशी मामले देखेंगे। विदेशी मामले कौन से हो गए, युद्ध वगैरह हो गए, किसी से बिजनेस हो गया, ये सारी चीजें है ना, वो सारी चीजें देखेंगे हम तो। लेकिन पॉलिटिकल एजेंट्स जो होते थे ना, वो हस्तक्षेप करते थे भाई। आंतरिक मामले हो गए, जैसे किसको राजा बनाना है, एक मंत्री ये बावड़ा है। देखो दो बावड़ों के बीच में एक थोड़ा सा एजुकेटेड दिखता है ना, तो उसको समझदार समझते हैं। ऐसे करके हमारे राजा भी सिर पर चढ़ाने लगे थे, और ये खुद भी चापलूसी करते थे राजाओं की, और जा जाके इनके सर पे चढ़ते थे। और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना, वो सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में बताई हुई है। बस मेरा काम है कि आपके ब्रश अप हो जाए पूरा का पूरा कंटेंट। ऐसे ही उसको 2x की स्पीड पे भी देख सकते हो आप आराम से। फिर होता क्या है, मैंने आपको ये भी समझाया था, खालसा भूमि क्या होती है। राजा जो होता है उसके डायरेक्ट कंट्रोल में जो भूमि होती है उसको तो बोलते हैं खालसा भूमि। इसके अलावा उसका जितना भी साम्राज्य बच गया उसमें वो क्या करता है, अपने ही जो भाई होते हैं उनको एक छोटा मोटा राजा सा बना देता है। उसको बोलते हैं फ्यूडल लॉर्ड, या फिर बोलते हैं सामंत। प्रॉपर इनके पास सेना भी होती है, ये उस एरिया का टैक्स कलेक्ट, एक तरीके से राजा की तरह ही बिहेव करते हैं उस एरिया के अंदर, है ना। लेकिन बहुत ज्यादा पावर नहीं होती उनके पास राजा जितनी। फिर उसके बाद में हमने क्या देखा था कि पॉलिटिकल एजेंट और राजा जो है उनकी आपस में बढ़िया से गुटभेद होती थी, और वो इंटरनल मैटर्स के अंदर वो करते थे, है ना, कीड़े। सक्सेशन मैटर जो हो गए कि भाई किसको राजा बनाया जाए वगैरह वगैरह, ऐसी चीजों में इंटरफेयर करते थे। फिर उन्होंने क्या किया था कि पुरानी जो ट्रेडिशनल स्टेट्स है, रियासतें हैं, उनको तोड़ के क्या बना दिया था। जैसे धौलपुर के अंदर सिंधियों का राज था, है ना। ये ग्वालियर वगैरह की सिंधिया थे, उनका राज था। तो मराठों से तो वैसे नहीं बनती इनकी अंग्रेजों की। तो अंग्रेजों ने क्या किया था, धौलपुर वाले एरिया को छुड़वाया। अब सोचेंगे क्या कि भाई अलवर भरतपुर वाले आसपास के राजा क्या सोचेंगे कि राजपाट तो ये जो एरिया है हमें ही मिलेगा, अंग्रेजों ने छुड़वा के दिया। तो अंग्रेजों ने क्या किया, धौलपुर नाम की नई रियासत बना दी, वहां पे राजा बिठा दिया। अब वो जो राजा होगा वो तो कितना कृतज्ञ होगा कि अंग्रेजों ने मुझे राजा बनाया है, फलाना है ढीकना है। वो तो एकदम प्रॉपर उनकी चाटुकारिता करेगा। फिर टोंक के साथ क्या होता है, टोंक वाला एरिया जो होता है वो भी मतलब सिंधियों मराठों के कंट्रोल में रहता है। मराठों का एक कमांडर रहता है ना। एक सेकंड रुकना। हाँ भाई, हम क्या बात कर रहे थे। हाँ, धौलपुर वाली देखी थी हमने पहले चीज, है ना। धौलपुर के अंदर वो सिंधिया वगैरह वो राज कर रहे होते हैं, उनसे छुड़वा के क्या कर देते हैं, नई रियासत बन जाती है 1806 के अंदर। फिर 1817 के अंदर टोंक बनता है ना। यहाँ पे भी मराठों का राज था, और इनके ना एक सेनापति रहता है आमिर खां पिंडारी, है ना। उसको अंग्रेज अप्रोच करते हैं और बोलते हैं कि भाई साहब तू एक काम कर, धोखा दे दे तेरे इस वाले को, मैं तेरे को राजा बनवा दूंगा यहाँ का। तो अंग्रेज क्या करते हैं, टोंक नाम की रियासत बना के राजा किसको बना देते हैं वहाँ का, ये अमीर खां पिंडारी वगैरह को रूल। भाई अपने वाले बावड़े हुए जयपुर वाले सोच रहे थे हमारे पास आएगा, मेवाड़ वाले सोच रहे थे हमारे पास आएगा, लेकिन चला किसके पास जाता है, नई रियासत बन गई। फिर उसके बाद में जैसे कोटा और वो जालिम सिंह झाला वाली बात मैंने आपको बताई थी।
उसके जालिम सिंह झाला के पोते के साथ में अंग्रेजों के बढ़िया संबंध थे। उन्होंने क्या किया, झालावाड़ नाम की एक नई रियासत बना दी 1838 के अंदर। ये लास्ट रियासत बनी थी वैसे। और ये बनाने के बाद में अपने एक रीजन और मिल गया अंग्रेजों से नफरत करने का। फिर आर्थिक कारण क्या थे, इकोनॉमिक रीजंस क्या थे हमारे ना, कृषि वगैरह, उद्योग वगैरह, सेवाएं, इस तरीके से हमने देखा था। एग्रीकल्चर के अंदर हम पे ज़्यादा टैक्स बढ़ा देते थे अंग्रेज। अंग्रेज राजाओं से ज़्यादा पैसे मांगते थे, राजा हम पे एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स बढ़ा देते थे। उद्योगों के अंदर उनके भयंकर मस्त, उनके पास बढ़िया मशीनें थी, है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, अ, मशीनें बढ़िया थी और पैसे ज़्यादा नहीं लेते थे। इसलिए कोई भी अब एक तरफ आपको शर्ट मिल रहा है 100 रुपये का, एक तरफ आपको शर्ट मिल रहा है 900 रुपये का, और 100 रुपये का शर्ट इतना शानदार बनाया गया है मशीन से, तो आप तो बावड़े हो जाओगे ना 100 रुपये वाले के लिए। आप क्यों 900 800 रुपये का ऐसे हाथ से बुना हुआ, जिसके अंदर धागा इधर निकल रहा है, बटन ऐसे है, टेढ़ा मेढ़ा है, ऐसे ना सीधी लाइन के अंदर भी नहीं है, तो आप वैसा क्यों खरीदोगे। फिर उसके बाद में उनके गुड्स वो चीप होते थे, मैंने आपको बता ही दिया, भू राजस्व ज़्यादा लेते थे, ये सारी चीज़ें। और फिर बाद में उन्होंने ना अपने जो जितने भी व्यापारी लोग हैं उनको भी बोला कि यार आप यहाँ क्या कर रहे हो, कलकत्ता चलो, यहाँ पे बढ़िया है ये वो। अपने सेल्फिश रीजंस की वजह से वो लेके जाते थे वहाँ पे अंग्रेज लोग जो है, अपने जो जितने भी वो है व्यापारियों को। तो उसके बाद में हम तो पूरे राजस्थान के वाले जो है इंडिया के अंदर फैल रखे हैं, अंग्रेजों की देन है वैसे तो। और वैसे हमने भी हिम्मत करी है भाई, तभी अपनी जगह, नेटिव जगह छोड़ के जा सकता है कोई, ऐसे नहीं जाता है। फिर ट्रेड रूट्स भी बदल गए, क्योंकि भाई अगर मैं यहाँ पे नहीं रह रहा, मान लो मैं राजस्थान का बहुत भयंकर बड़ा व्यापारी हूँ, मैं राजस्थान रहता हूँ, तो मेरे सारे माल पानी सारे राजस्थान के ही किसी न किसी रूट से आएंगे, और उस रूट के अंदर जितने भी टोल नाके आएंगे सबको मेरे को टैक्स देना पड़ेगा। अब हम महाराष्ट्र में रहने लग गया, तो मेरे जितने भी माल ताल होंगे वो राजस्थान होके क्यों आएंगे फालतू के अंदर, तो राजस्थान वाले के तो टोल का नुकसान हो गया ना। तो इसलिए हमारी इकोनॉमी इस तरीके से भी डिक्लाइन हुई थी। तो ये एक और रीजन हो गया भाई, नफरत करने का अंग्रेजों को, या फिर गुस्सा होने का उनसे ना। फिर एक रीजन हमने देखा था, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज देखे थे। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज के अंदर फ्यूडल लॉर्ड्स के साथ में बहुत बदतमीजी हुई, बेचारों की सारी पावर कम कर दी गई। ये भी जितने भी टैक्स कलेक्ट करते थे वो छुड़वा दिए इनसे, क्योंकि अंग्रेजों को नहीं चाहिए भाई कोई और राजा और उनके अलावा कोई रूलर हो यहाँ पे, है ना। राजा तो बेचारा बस एक नाम मात्र का रूलर होता था, अंग्रेज ही रूलर होते थे। फिर उसके बाद में इनके ना जितनी भी पावर छीन ली, सेना इनकी है, उनके पास में पैसा नहीं देने के लिए, तो उनकी सेना खंडित हो गई। और फ्यूडल लॉर्ड्स जो होते थे टैक्स नहीं कलेक्ट कर पाते थे, तो इस तरीके से फ्यूडल लॉर्ड्स काफ़ी, है ना, ऐसे गुस्से में थे और रिवोल्ट करने के लिए तैयारी थे। और देखेंगे भी फ्यूडल लॉर्ड्स बहुत ज़्यादा है इस रिवोल्ट के अंदर, राजस्थान के केस के अंदर। फिर मिलिट्री कोर्स क्या थे कि पैसा और पोस्ट के अंदर, पोस्ट एंड सैलरी के अंदर डिस्क्रिमिनेशन करते थे, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, है ना, रंग भेद करते थे। और उसके बाद में हमने देखा था लिटरेरी कोजेज, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, वो सारी चीज़ें बांकी दास जी की लिखी हुई है। और सूर्यमल मिश्रण की जो बुक है वीर सत्सई वगैरह, वो सारी मतलब काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करती है कि भाई आप ऐसे नपुंसक कैसे हो गए, कैसे आपके ऊपर कोई रूल कर पा रहा है ना। ये साहित्यिक कारण है, लिटरेरी कॉज है। उसके बाद में सोशो रिलीजियस कोज देखे थे, अंग्रेज क्या करते थे, जैसे गणेश जी हो गए, उनका मजाक उड़ा, बोले यार तुम्हारा तो भगवान देखो हाथी जैसा दिखता है, ऐसे थोड़ी होता है कोई, हाथी थोड़ी होता है भगवान। अब इससे इतना सुन ले तो जो हिंदू धर्म वाले लोग हैं वो तो कितना दुखी होंगे ना, कितनी गलत चीज़ है, उनके सेंटीमेंट्स जुड़े हुए हैं, वो दिल से मानते हैं भाई उनको, जैसा जैसा मान्यता चलती है वो मानते हैं उसको। तो ऐसे कैसे कर सकते हैं, या मुसलमानों को परेशान करते हैं कि भाई आपके तो कोई भगवान ही नहीं है ना, आप क्या करते हो, ये चादर वादर चढ़ाते हो, और ऐसे आपकी तो कोई अल्लाह की कोई फोटो ही नहीं है, अल्लाह को तो कोई देखा ही नहीं आज तक कभी भी, ये सारी चीज़ें। और फिर वो अपने वाले की बड़ाई करते थे, है ना, क्रिश्चियन मिशनरीज वगैरह जो थी। तो इससे क्या हम परेशान होते थे, हमारे जो, और वो जो हमारे जितने भी सोशल कस्टम्स हमने बना रखे थे, भले ही वो दहेज प्रथा है, वो है ना सती प्रथा है, भले ही वो बाल विवाह है, वो सारे के सारे हमारे जो बूढ़े डोगरे लोग हैं उनको सही लगते थे भाई, वो तभी तो वो हो रहे थे। लेकिन वो अगर आप छुड़वाने की ट्राई करोगे, हाँ, हालांकि हमारे भी कुछ लोग थे जिन्होंने, जैसे बाल गंगाधर तिलक हो गए, उन्होंने अपोज किया था कि भाई बाल विवाह रोको मत। अब खुद बाल गंगाधर तिलक हूँ, मेरे नाम में बाल गंगाधर आता है, मतलब बाल आता है, वो चीज़ें। और तात्कालिक रीजन आपको पता ही है, वो है ना 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के अंदर बैरकपुर छावनी के अंदर क्या हो जाता है, वो मंगल पांडे को पता चल जाता है कि भाई उनसे क्या ग्रीस्ड कार्ट्रिजेज यूज करवाए गए हैं। क्या ग्रीस कार्ट्रिजेज क्या होते हैं, चर्बी वाले कारतूस, इसके अंदर गाय और सुअर की चर्बी लगती है भाई, चर्बी क्या होती है आपको पता है ना। तो वो यूज करते हैं और उसको मुंह से छीलना पड़ता है, तो एक तरीके से धर्म भ्रष्ट करना है। हिंदुओं के लिए गाय सबसे ज्यादा पवित्र है, इसलिए वो पाप है उनके लिए। मुसलमानों के लिए सुअर जो है सबसे ज्यादा बेकार जानवर माना जाता है, इसलिए उनका धर्म भ्रष्ट हो गया। तो इन सब रीजन की वजह से मंगल पांडे जो होता है बोग और ह्यूसन नाम के आदमी को गोली मारता है, हालांकि ये मरते नहीं है, मंगल पांडे को ये पकड़ लेते हैं, है ना। ब्राउन बेस्ड राइफल की जगह इनफील्ड राइफल यूज करी थी, तो उस वजह से ये एक तरीके से स्टार्ट हो जाता है और रिवोल्ट कर देते हैं वो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री वाले, है ना? और एक तरीके से बस मौका चाहिए होता है, देखो अब जब किसी पत्थर के आप 100 चोट मारते हो ना, तो 99 में चोटें लगता है कि यार कुछ ही नहीं हो, 100वीं चोट में पूरा का पूरा टूट जाता है। तो जरूरी नहीं है कि, ऐसे नहीं कह सकते कि वो 100वीं चोट इंपॉर्टेंट थी ना,
कल्याण में चोटों ने भी तो परेशान किया है। अब रिवोल्ट सिर्फ इसी वजह से थोड़ी कर दिया कि भाई हमसे चर्बी वाले कारतूस यूज करवा लिए, कितना परेशान करे, ऊपर देख के आए हैं जस्ट अभी हम, है ना। तो वो सारी चीजें हैं, मैंने आपको बता दिया है। ग्रीस कार्ट्रिजेस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है राजस्थान के संदर्भ के अंदर। फिर हमने देखा था राजस्थान के अंदर 6 छावनियां थी, नसीराबाद हो गया, है ना, देवली हो गया, 6 देखी थी क्या, किस तरीके से देखी थी? नहीं नहीं, ब्याह देखा, ए से एरिनपुरा, नी से नीमच कर लो या नसीराबाद कर लो, एक ही बात है ना। और ने ने से क्या आ जाएगा, नसीराबाद आ जाएगा, है ना, ब्याह से ब्यावर आ जाएगा, दे से देवली और खे से खेरवाड़ा। ये सारी चीजें कहाँ कहाँ पड़ती है? नसीराबाद और ब्यावर पड़ते हैं अजमेर के अंदर, देवली पड़ता है टोंक के अंदर, नीमच पड़ता है वैसे आज की तारीख में तो एमपी, लेकिन पहले मेवाड़ के अंदर ही आता था भाई। और इसके अलावा एरिनपुरा जो है वो पाली के अंदर पड़ता था, और खेरवाड़ा भी उदयपुर के अंदर पड़ता था। नसीराबाद की बात करी थी, फिर हमने नसीराबाद के अंदर स्टार्ट किया था। नसीराबाद के अंदर क्या होता था भाई ऐसा, आजादी के मतलब 1857 की क्रांति के समय पे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस नाम का आदमी एजीजी था राजस्थान का, है ना। ये चीज देखी थी हमने। 29 मार्च को क्या हो जाता है, वो बॉग और ह्यूसन वाली बात है ना, वो वहां पे वो सबसे पहले मंगल पांडे ने कर दिया था कांड। और 8 अप्रैल को मंगल पांडे को एक नदी के किनारे क्या दे दी जाती है, फांसी। अब ये क्रांति के लिए और भड़क गई है। मेरठ के अंदर 10 मई की तारीख के अंदर क्या हो जाता है, क्रांति हो जाती है एक प्रकार से। और उसकी सूचना जो होती है घूमते फिरते 19 मई तक पहुंचती है, कहाँ पे, राजस्थान के अंदर। हमें राजस्थान से मतलब वैसे। और बहादुर शाह जफर जो है उसको क्या बनाया गया था, लीडर बनाया गया था 1857 की क्रांति का, है ना। उसको इम्प्रेस की भाई आप ही वापिस आ जाओ, हम देख लेंगे, आप रूल कर लो हम पे, तो अंग्रेजों से तो अच्छा यही है। फिर 34वीं नेटिव इन्फेंट्री वाली बात मैंने आपको बताई दी। फिर उसके बाद में हुआ क्या था कि अजमेर के अंदर, हम 19 मई की बात कर रहे हैं 1857 की, है ना। जोस पैट्रिक लॉरेंस जो है उसने क्या किया था कि जो भी अजमेर जो उनका मेन सेंटर था राजस्थान के लिए, वहां पे 15वीं नेटिव इन्फेंट्री आई हुई थी, कहाँ से, मेरठ से। अब उनको पता है भाई साहब अभी अभी रिवोल्ट हुआ है, अभी प्रिकॉशन तो लेगा ना भाई। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने कोई गलत थोड़ी किया। उसने क्या किया था कि वो वाली सेना को कहाँ भेज दिया, अजमेर से नसीराबाद ट्रांसफर कर दिया। वो पहले ही मेरठ से आई है, नसीराबाद ट्रांसफर कर दिया। अब उनके ऐसे शक हो गया यार हमारे साथ ऐसा बिहेव क्यों किया जा रहा है, पहली चीज तो ये। उनको वैसे क्रांति का पता तो है ही है। फिर बाद में वहां पे मेर बटालियन और डीसा गुजरात से बुला ली, ये सारी बुला ली, है ना। और बॉम्बे लांसर्स है, उन सबको क्या बोल दिया कि आप, है ना, हथियार तान लो। और ये जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, इनको बोल दिया कि भाई हथियार छोड़ो। अब इनको साफ पता चल गया कि हम तो बकरा बनाए जा रहे हैं, हमको बहुत बुरी तरीके से मारेंगे ये लोग, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो उन्होंने क्या किया, बख्तावर सिंह जो है उसके नेतृत्व के अंदर क्या कर दिया, 28 मई की तारीख को कहाँ पे वो कर दिया, रिवोल्ट कर दिया नसीराबाद के अंदर, है ना। नसीराबाद के अंदर रिवोल्ट हो जाता है, क्यों? क्योंकि वो बहुत ऐसे है ना, अजमेर से तो उनको वहां ट्रांसफर कर दिया, मेरवा। वो जो मेर बटालियन और डीसा है उसको बुला लिया, बॉम्बे लांस उसको बोला कि आप बढ़िया से ना हथियार वथियार रखो और इनसे हथियार छीनवा लिए। रिजल्ट क्या निकला भाई साहब? रिजल्ट ये निकला कि दो तो अंग्रेजी ऑफिसर है, कर्नल न्यूबरी एंड स्पॉटिशवुड, ये दोनों तो सल्ट गए भाई साहब, है ना। न्यूबरी और स्पॉटिशवुड तो सल्ट गए, और लेफ्टिनेंट लॉक एंड हार्डी ये बच गए, घायल हुए थे। ऐसे याद किया था हमने कि लॉक जो था, ताला जो था वो हार्ड था, मतलब इसलिए टूटा नहीं, इसलिए दोनों मरे नहीं। पेनी नाम का आदमी था, पेनी मतलब होता है एक तरीके से चवन्नी वगैरह, तो पेनी था, चवन्नी की मौत मर गया भागते भागते, है ना। और उसके बाद में हमने क्या देखा कि 30वीं नेटिव इन्फेंट्री है वो भी इनको ज्वाइन कर लेती है, इसको क्या बोलते हैं, इसको रिवोल्ट को, नसीराबाद वाले के, और साथ में कहाँ चले जाते हैं, दिल्ली की तरफ कूच कर जाते हैं। फिर हमने नीमच देखा था, नीमच के अंदर क्या है, मेवाड़ वाले जो है तो क्या बोलते हैं उसको, मेवाड़ की साइड के अंदर है। नीमच के अंदर भी ये अबोट जो होता है वो ट्राई करता है कि भाई नसीराबाद में अब राजस्थान के अंदर क्रांति छिड़ चुकी है, तो कैसे करे कंट्रोल, ये इनको इनकी शपथ दिलवाता है। किस चीज़ की, लॉयल्टी की शपथ दिलवाता है, किसको, वहाँ की सेना को। और वो सेना किसकी है, हमारे लोगों की है, मतलब राजस्थान के लोकल लोग, उनकी सेना है। उनको वो 2 तारीख को बोलता है, 2 जून को, कि भाई आप क्या करोगे, रिवोल्ट नहीं करोगे, प्लीज आप मेरे साथ शपथ लो, हम कितने अच्छे लोग, हम कितने इज्जत से रह रहे थे यार, फालतू में कौन मंगल पांडे रे फलाना ढिकना, आपको क्या दिक्कत पहुंचाई हमने, आपको हमने कितनी सारी चीजें दी है। तो मोहम्मद अली बेग नाम का आदमी जो है वो लखनऊ से आया हुआ था, और उसको पता है कि वहाँ पे लखनऊ में हमारे राजा रंगीला के साथ में बहुत बुरा मतलब व्यवहार हुआ था, है ना। राजा रंगीला नहीं, सॉरी, वहाँ के जो राजा थे उसको वहाँ से हटा दिया था वो वैसे बेलखना राजा ही, उस जिससे खुद के जूते नहीं बांधे जाए, लेकिन फिर भी चलो राजा राजा ही होता है। तो मोहम्मद अली बेग ने बोला कि यार आप हमें बावड़ा बना रहे हो, तो हम तो ऐसी कोई शपथ नहीं लेंगे। और 3 तारीख को, 3 जून को क्या होता है, हीरा सिंह के नेतृत्व के अंदर क्या हो जाता है, वहाँ पे रिवोल्ट हो जाता है ना, नेतृत्व। फिर उसके बाद में ये कहाँ पे जाते हैं, चित्तौड़ जाते हैं, चित्तौड़ से भीलवाड़ा जाते हैं, भीलवाड़ा से शाहपुरा जाते हैं, और लक्ष्मण सिंह जो है शाहपुरा का, वो इनकी हेल्प करता है। फिर ये टोंक होते हुए ऐसे करते करते हम आगे देखेंगे जब टोंक के अंदर पढ़ेंगे। तो अच्छा हाँ, वैसे लिखा हुआ भी है टोंक के अंदर जो देवली की जो देवली के अंदर कैसे रिवोल्ट होता है, यहीं पे समझ लो नीमच के साथ में, कि महीदपुर बटालियन थी टोंक वाली,
वो इन नीमच वाले रिबल्स को ज्वाइन कर लेती है और वो दिल्ली की तरफ मार्च कर जाते हैं, यही है बस। और नीमच के अंदर क्या 40 एक अंग्रेज है, उनका परिवार है, वो भटकता है इधर उधर डुंगला नाम के गांव के अंदर है ना। रूगाराम नाम का किसान जो होता है वो उनकी हेल्प करता है, पीए शावर्स को बुलाता है, शावर्स उसको ले जाता है मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह के पास। स्वरूप सिंह जो होता है उनको जगमंदिर पैलेस के अंदर वो देता है, शरण देता है ना। उसके बाद में दोस्ती लंदन नाम का या फ्रेंडशिप लंदन नाम के सिक्के भी इनग्रेव करवाता है ना। और क्या बोलते हैं उसको, हाँ, गोकुलचंद जो मेहता होता है वो इनका ध्यान रखता है इसके अंदर। और एरिनपुरा के अंदर जो भी हुआ था वो सारी बातें हमने करी। एरिनपुरा के अंदर क्या हुआ था भाई, 21 अगस्त के दिन पूर्विया सोल्जर्स जो है वो क्या कर देते हैं, होल के घर के अंदर होल कर देते हैं भाई, एक तरीके से समझो अटैक कर देते हैं ना माउंट आबू की तरफ। फिर सूबेदार मोती खां, शीतल प्रसाद और जो तिलक राम है, इनके नेतृत्व के अंदर वहाँ पे क्या रिवोल्ट इरप्ट हो जाता है। और वो सारे के सारे लोग वापस भाग के आते हैं किधर, एरिनपुरा की तरफ भाग के आते हैं और मार्च करने की ट्राई करते हैं किधर, दिल्ली की तरफ, क्योंकि दिल्ली जा रहे हैं सारे के सारे बहादुर शाह जफर की तरफ। लेकिन एक चीज उससे पहले बीच में ये भी समझो, जोधपुर जो है वहां पे मारवाड़ में राठौड़ों का रूल है और इनके संबंध किससे हैं, गुजरात की ईडर से। यहाँ पे इन्होंने अपनी बेटियां ब्याही हुई हैं तो एक दूसरे से रिश्ते होते थे। ईडर के अंदर अगर कोई राजा मर गया और कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो जोधपुर से ले लेते थे, यानी कि मारवाड़ से ले लेते थे। मारवाड़ के अंदर कोई राजा मर गया और उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो इधर से ले लेते थे। इस बार ऐसा ही हुआ, जोधपुर के अंदर राजा मर गया, राजा का कोई उत्तराधिकारी था नहीं, तो ईडर से किसको बुला लिया, तख्त सिंह नाम के एक बच्चे को बुला लिया भाई। तो उम्र में 21-22 साल का, 18-19 साल का एक बढ़िया एकदम है ना नौजवान लौंडा, उसको बुला लिया। और उसने यहाँ पे आते क्या किया, आते ही इसके पास में बिथोड़ा के अंदर एक आदमी था, है ना। बिथोड़ा के अंदर उसको फ्यूडल लॉर्ड बना दिया जिसका नाम था कानजी। अब ये चीज किसके नहीं जची, आउआ के फ्यूडल लॉर्ड कुशाल सिंह चंपावत को नहीं जची। उसने क्या कर दिया, कानजी को सल्टा दिया बिठोड़ा के नए नए फ्यूडल लॉर्ड को। तो इससे क्या दुश्मनी हो गई, तख्त सिंह से बनती नहीं थी आऊ आगे की साल सिंह चंपावत की, और उसने कानजी को बना दिया, कानजी से भी नहीं बनती थी, कानजी को सल्टा दिया। ये सारी चीज मैंने आपको बताई हुई डिटेल के अंदर, तो आपको बस ब्रश अप करना है। उसके बाद में कुशाल सिंह चंपावत की लड़ाई किससे हो जाती है, एरिनपुरा के मतलब मीटिंग किससे हो जाती है, एरिनपुरा के रिबेल्स से मीटिंग होती है खैरवा नाम की जगह पे, और उनको बावड़ा बना के कैसे भी करके यहाँ पे ले आता है, अपने युद्ध के लिए ले आता है। बिठोड़ा के अंदर पहला युद्ध होता है 8 सितंबर 1857 को। कैप्टन हीथकोट तो आता है ब्रिटिश साइड से, क्यों ब्रिटिश साइड से क्यों आया भाई, कोई बताना। और कुशल राज सिंह भी आता है किधर से, जोधपुर से। भाई इसकी इससे भी तो दिक्कत है, फ्यूडल लोड से भी तो दिक्कत है अंग्रेजों को। इनकी युद्ध होती है मतलब, और इसके अंदर कुशाल सिंह चंपावत की जीत हो जाती है। और इसमें ओनार सिंह पंवार नाम का आदमी है जो वो मारा जाता है। फिर बैटल ऑफ चलावास होती है, चलावास भी इधर ही पड़ता है, बिठोड़ा के पास ये गांव है। और उसके अंदर क्या बोलते हैं, चलावास के युद्ध को क्या बोलते हैं, काले गोरों का युद्ध भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे काले और गोरे लड़ रहे थे, इसलिए 18 सितंबर को होता है। और 10 दिन बाद में है ना उसके। और इसके अंदर कौन आता है, एजीजी खुद ही आ जाता है भाई सब, क्या है ये कुशाल सिंह चंपावत, ये हमारे लोगों को भी सल्टा रहा है और परेशान कर रहा है ना। तो और उसके साथ में जोधपुर का पीए आता है, पॉलिटिकल एजेंट, अंग्रेज अंग्रेज से युद्ध हो रहा है किसका, अपने वालों से, तो काले गोरों का युद्ध हो गया। इसके अंदर मैकमेसन है जो बापड़ा, वो मारा जाता है, पॉलिटिकल एजेंट, उसको भी हेड कर देते हैं। ऐसा कुछ हमने पढ़ लिया था अब तक के राजस्थान इतिहास के अंदर। आगे हम जरा सा देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास से हम क्या स्टार्ट कर देंगे, प्रॉपर तरीके से राजस्थान की हिस्ट्री को स्टार्ट कर देंगे। ये दो युद्ध हो गए भाई, परेशान कर रहा है कुशाल सिंह चंपावत। अब कुशाल सिंह चंपावत का क्या हो गया, भयंकर तरीके से दबदबा हो गया है, सबको इससे डर लग रहा है। अंग्रेजों के अंदर भी खौफ हो गया कुशाल सिंह चंपावत नाम के आदमी का। इसको सल्टना अब एक बहुत बड़ी जरूरत भी बन गई और एक बहुत बड़ी मुसीबत भी बन गई। अब क्या करते हैं अंग्रेज, क्या आइडिया लगाते हैं कि एक काम करते हैं, इसको सल्टाते हैं इसके घर पे ही, इसके किले पे ही सल्टाएंगे, आउवा का जो भी किला है छोटा मोटा, वहां पे जाके ही घेरा डालेंगे। और उसके अंदर ना एक नुकसान भी होता है, पहले हम देख लेते हैं, एक तीसरा युद्ध और होगा जिसके अंदर कुशाल सिंह चंपावत हारेगा डेफिनेटली। आप सबसे पहले हेडिंग डालना, बैटल ऑफ अहुआ, अहुआ का युद्ध, अहुआ का युद्ध। ये युद्ध होता है 20 जनवरी 1858 को स्टार्ट। अब देखो कब किया था अंग्रेजों ने इसको ट्राई करने का, 8 सितंबर से ट्राई कर रहे थे ना, वो बिठोड़ा का युद्ध, फिर चेलावास का युद्ध, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 4 महीने तो ये, अब जनवरी, 5 महीने लगभग। इतना नाक में दम कर दे अंग्रेजों के यार, एक ही बंदा, वो सीरियस चीज तो है। उसके अंदर कौन आता है, देखो अंग्रेजों की तरफ से आता है कर्नल होम्स, होम्स, कर्नल होम्स।
और जोधपुर की तरफ से कौन आता है? हंसराज जोशी। हंसराज जोशी, नाम में जोशी है यानी कि जोधपुर जो, जोशी जो जोधपुर। इनकी युद्ध किससे होती है? कुशाल सिंह चंपावत से। अब देखो कुशाल सिंह चंपावत क्यों हार जाता है, उसके एक दो रीजंस बताता हूँ मैं आपको। हरिपुरा से जो ये रिबेल्स उठा के लाया था ना, खैरवा नाम की जगह पे ये मिला था कुशाल सिंह चंपावत उनको, और बावड़ा बना के उनके भी ऐसे है कि यार आप हमसे हमारे काम कराए जा रहे हो, कभी बिठेड़ा में लड़वा रहे हो, कभी चेलावास में लड़वा रहे हो, दो जगह लड़ लिए भाई, 8 सितंबर 18 सितंबर को। अब हम हमारे मेन काम, क्रांति है हमारी, कोई तख्त सिंह के अगेंस्ट थोड़ी है, तख्त सिंह से तो तेरी राइवलरी है, हमें तो दिल्ली जाना है, जब बहादुर शाह जफर को राजा बनाना है फिर से, उसको ही सारा का सारा साम्राज्य सौंपना है, हमारी मदद कर। कुशाल सिंह चंपावत भी बाबड़ा क्या करे, मदद तो करनी पड़ेगी। ये इनको भेज देता है किधर, एरिनपुरा के जो भी रिबेल्स आए थे ना, कितनी सारी बड़ी सेना थी, उसको भेज दिया किधर, दिल्ली भेज दिया अपने एक फ्यूडल लॉर्ड के साथ में, आगे देख लेंगे हम उसको। तो कुशाल सिंह चंपावत की तो ये नुकसान हो गया है ना। और कुशाल सिंह चंपावत के पास में सेना कम थी और टाइम भी उसको कम मिला था, इतनी अचानक से अटैक हुआ, उसको ऐसा लग गया था कि अब अंग्रेज मेरे से तो पंगा नहीं लेंगे, ऐसे इसको एक छोटा सा वहम आ गया था। लेकिन अंग्रेजों ने 20 जनवरी को क्या कर दिया था, उसके जगह पे अटैक कर दिया। और उसके बाद में कुशाल सिंह चंपावत जो बेचारा है, क्या करे, उसने सोचा कि कोई ना कोई तरीके से मैं एक काम करता हूँ, मदद लेके आता हूँ। मदद कौन करेगा उसकी? मारवाड़ वाले तो करेंगे नहीं, तख्त सिंह तो करेगा नहीं, आके देख तू इधर, मैं बताता हूँ तेरे को, मेवाड़ वाले करते हैं। मेवाड़ के अंदर दो तीन एक फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, वो भी काफी परेशान है अंग्रेजों से, है ना, उनको समझ में नहीं आ रहा भाई साहब ये कौन रूल कर रहे हैं हम पे। तो वो मेवाड़ की तरफ चला जाता है हेल्प मांगने के लिए, और उसका भाई है पृथ्वी सिंह लांबिया, नाम है भाई का पृथ्वी सिंह, जैसे ये कुशाल सिंह नाम का आदमी है, उसका भाई है पृथ्वी सिंह। कुशाल सिंह चंपावत जो है, ये किधर रूल कर रहा है, उसके अंदर आहुआ के अंदर। तो पृथ्वी सिंह लांबिया जो है, लांबिया नाम के गांव गांव के अंदर जो है एक फ्यूडल लॉर्ड है छोटा मोटा, इसलिए उसके नाम के आगे क्या लग रहा है, पृथ्वी सिंह लांबिया। अभी पृथ्वी सिंह लांबिया जो है ये युद्ध को लीड करेगा बेचारा, यार उसमें उतनी पोटेंशियल थोड़ी है जितना कुशाल सिंह चंपावत में युद्ध की नीतियां हैं, बावड़ा बनाने की या फिर है ना ऐसे सेना को मोटिवेटेड रखने की, उसके अंदर है नहीं बेचारे के अंदर, वो जैसे तैसे लड़ रहा है। 2-3 दिन बेचारे ट्राई करते हैं, और उसके बाद में अंग्रेज जो होते हैं 3-4 मतलब 24 जनवरी के आसपास जो होते हैं उसको जीत लेते हैं, इसके किले को जीत लेते हैं, आउआ के गढ़ को जीत लेते हैं, और उसको बंदी बना लेते हैं भाई को और इन सब लोगों को। और कुशाल सिंह चंपावत को खबर मिलती है तो वो बेचारा नहीं आएगा वापस। ऐसे से कुछ स्टोरी है इस युद्ध की घटना, तो आप इसको लिख लो, लिखना भाई, ये तो आपके सामने ऐसा कैसे उतार लो, बैटल ऑफ आउआ के अंदर कर्नल होम्स प्लस हंसराज जोशी वर्सेस कुशाल सिंह चंपावत, इसके अंदर डिफीट हो जाती है इसकी भाई साहब की, हार गए सर। कोई नहीं, इतना लड़े, इतना नाक में दम किया, वही बहुत बड़ी जीत है। देखो लिखना, अक्टूबर में, अक्टूबर में एरिनपुरा के विद्रोही, एरिनपुरा के विद्रोही दिल्ली, अक्टूबर 1857 लिखना, अक्टूबर 1857 में एरिनपुरा के विद्रोही दिल्ली की तरफ कूच कर जाते हैं, और कुशाल सिंह चंपावत की सेना, केएससी लिख लो ना आप, कुशाल सिंह चंपावत की सेना कमजोर पड़ जाती है। इन अक्टूबर 1857, इन अक्टूबर 1857 रिबेल्स ऑफ एरिनपुरा, रिबेल्स ऑफ एरिनपुरा मार्च टुवर्ड्स दिल्ली, मार्च टुवर्ड्स दिल्ली। तो आर्मी ऑफ कुशाल सिंह चंपावत केएससी गॉट वीकन, गॉट जीओटी गॉट वीकंड, ठीक है। आगे लिखना भाई, हिंदी वाले लिखना, कुशाल सिंह चंपावत, कुशाल सिंह चंपावत युद्ध के लिए, युद्ध के लिए मदद मांगने के लिए, युद्ध के लिए मेवाड़, युद्ध के लिए मेवाड़ मदद मांगने के लिए चले जाते हैं, तथा अपने भाई पृथ्वी सिंह लांबिया, अपने भाई पृथ्वी सिंह लांबिया, पृथ्वी सिंह लांबिया को, पृथ्वी सिंह लांबिया को, पृथ्वी सिंह लांबिया को आहुआ सौंप देते हैं। 120 और ब्रैकेट में लिखना 23 जनवरी, ये चीज 23 जनवरी को हुई थी, कोई नहीं पूछेगा आपसे वैसे, 23 जनवरी लिख लो। और 23 जनवरी, ऑन 23 जनवरी, 23 जनवरी, कुशाल सिंह चंपावत वेंट टू, कुशाल सिंह चंपावत वेंट टू मेवाड़ फॉर हेल्प, मेवाड़ फॉर हेल्प, एंड एंड
द रिमेनिंग बैटल वॉज द रिमेनिंग बैटल वॉज लेड बाई लेड LED लेड बाई हिज ब्रदर पृथ्वी सिंह लांबिया पृथ्वी सिंह लांबिया। अब डेफिनेट सी बात है ब्रिटिशर्स जीतेंगे इस युद्ध को। लिखना अगली लाइन में, ब्रिटिशर्स वॉन दिस बैटल, ब्रिटिशर्स वॉन दिस बैटल ऑन 24 जनवरी 24 जनवरी, ऑन 24 जनवरी कर्नल होम्स, कर्नल होम्स, वो ऊपर जो नाम लिख रखा है वही वाला, कर्नल होम्स कैप्चर्ड आहुआ फोर्ट, कैप्चर्ड आहुआ फोर्ट एंड टुक TOOK टुक आइडल ऑफ IDOL आइडल ऑफ सुगाली माता। सुगाली माता से दिक्कत है भाई, सुगाली माता है वो भाई, क्योंकि कुशाल सिंह चंपावत जो भी युद्ध जीतता है सुगाली माता के जयकारे लगाता है। कोई भी युद्ध करने से पहले सुगाली माता की जो है पूजा अर्चना करता है। अंग्रेजों को जितना डर कुशाल सिंह चंपावत से था उससे कहीं ज्यादा सुगाली माता से डर लगने लगे, तो उनको पहले सबसे पहले ना ये काम करता हूँ। कर्नल होम्स में यही किया। लिखना हिंदी में लिखना, अंग्रेजों द्वारा यह युद्ध जीत लिया जाता है, अंग्रेजों द्वारा यह युद्ध जीत लिया जाता है, जीत लिया जाता है तथा 24 जनवरी को कर्नल होम्स, कर्नल होम्स आहुआ के किले को जब्त कर लेता है, आहुआ के किले को जब्त कर लेता है। वह सुगाली माता की मूर्ति को वहां से उठा लेता है, वह सुगाली माता की मूर्ति को वहां से उठा लेता है। एक छोटी सी हेडिंग लिखेंगे सुगाली माता, यहीं पे ही छोटा सा पॉइंट, और उसके अंदर देखेंगे सुगाली माता कौन है भाई। इनके फीचर्स की बात करें तो ना एक ब्लैक मार्बल की मूर्ति है भाई, ये ब्लैक मार्बल काले संगमरमर की मूर्ति है पहली चीज। इनके ना 10 तो सर हैं, हेड्स, और 54 हाथ है भाई। इतनी विकराल मूर्ति रही होगी, डर तो लगेगा ही, है ना। आप ऐसे कैसे लिख लो, सुगाली माता और ब्लैक मार्बल काला संगमरमर, 10 सर थे इनके और 54 हाथ थे। ये सारी चीज लिख लो आप जल्दी से। और ब्रिटिशर्स ने ना ऐसे विथ रिस्पेक्ट, क्योंकि इनको पता है ऐसे मूर्ति तोड़ने से, अंग्रेज जैसे मुगलों ने मूर्तियां तोड़ी थी, आप सिर्फ नफरत ही पैदा करवाओगे। इन्होंने उस मूर्ति को क्या किया था, म्यूजियम के अंदर रख दिया था, राजपूताना म्यूजियम नाम से एक म्यूजियम था, उसमें रख दिया। फिर बाद में ना उसको लेटर ऑन पाली का एक म्यूजियम है, बांगड़ का, बांगड़ म्यूजियम है ना, उसके अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब लिखना, ब्रिटिशर्स केप्ट दिस आइडल, ब्रिटिशर्स केप्ट दिस आइडल इन राजपूताना म्यूजियम एंड later on it was transferred in Bangad Museum of Pali, बांगड़ म्यूजियम ऑफ पाली के बांगड़ म्यूजियम के अंदर इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। हिंदी में लिखना, अंग्रेजों ने सुगाली माता की मूर्ति को राजपूताना म्यूजियम में स्थापित किया या रखा, रखा लिखना, स्थापित मत करना, रखा, जिसे बाद में पाली के बांगड़ म्यूजियम में, बांगड़ है ना, पाली के बांगड़ म्यूजियम में स्थानांतरित कर दिया गया, स्थानांतरित कर दिया गया। स्थानांतरित कर दिया गया। खुशहाल सिंह चंपा जब मेवाड़ गया था तो इसने किससे हेल्प मांगी होगी, जिससे हेल्प मांगी थी वो दो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं। एक तो सलुम्बर का फ्यूडल लॉर्ड है केसरी सिंह, एक फ्यूडल लॉर्ड है कोठारिया का जिसका नाम है जोध सिंह। इन दोनों ने इसकी मदद करी थी, और इन दोनों ने सिर्फ इसकी नहीं, तात्या टोपे की भी मदद करी थी, और भी रिबेल्स की मदद करी थी, इनके भी दिक्कत थी भाई। तो एक और रीजन मिल रहा है ना कि फ्यूडल लॉर्ड्स भी काफी इन्वॉल्व है भाई इस ये 1857 की क्रांति में। क्यों इन्वॉल्व है, क्योंकि अंग्रेजों को परेशान ही, मतलब परेशान, सॉरी, अंग्रेजों ने परेशान इनको बहुत ज्यादा किया है, तो ये तो युद्ध करेंगे ही भाई। तो लिखना, आप लिखना, खुशहाल सिंह चंपावत, खुशहाल सिंह चंपावत की सहायता सलुम्बर के केसरी सिंह, सलुम्बर के केसरी सिंह
तथा कोठारिया के जोध सिंह ने, जोध से कोठारिया पड़ता है राजसमंद में और ये भी राजसमंद में, सलूम्बर उदयपुर में। तो कोठारिया के जो जोध सिंह ने, मैं क्या लिखवा रहा था आपको भाई, मैं ये लिखवा रहा था ना कि कुशाल सिंह चंपावत की सहायता सलूम्बर के केसरी सिंह तथा कोठारिया के जोध सिंह ने की थी। कुशाल सिंह चंपावत वॉज हेल्प्ड बाई केसरी सिंह ऑफ सलूम्बर, केसरी सिंह ऑफ सलूम्बर एंड जोध सिंह ऑफ कोठारिया, जोध सिंह ऑफ कोठारिया। अब एक चीज बताता हूँ आपको कि ये जो कुशाल सिंह चंपावत जो है, ये इसकी, अब ये यहाँ पे कितने दिन रहेगा, फ्यूडल लॉर्ड्स के पास में कितने दिन रहेगा। 2 जनवरी को 1858 में क्या हो चुका है, अहुआ का किला जीत लिया गया है, इसका विद्रोह दब चुका है, एरिनपुरा का कोई विद्रोह नहीं है अब सारा का सारा, मतलब वो तो सॉरी एरिनपुरा वाला नहीं, ये कुशाल सिंह चंपावत का जितना भी आतंक है वो खत्म हो गया है अंग्रेजों के मन से। अब ये अंग्रेज जो इसको ढूंढने में लग रखे, एकदम से खून सवार है भाई, पकड़ेंगे कितने तो लोगों को मार दिया, मेकमेसन को मार दिया है ना, ओनार सिंह पंवार मर गया, तख्त सिंह को भी दिक्कत है, इसके चारों तरफ से इसको लोग ढूंढ रहे हैं। इसके समझ में आ गया कि भाई अब पार पड़ेगी नहीं, हम क्या करते हैं, इसको लोग सजेस्ट करते हैं केसरी सिंह जोध सिंह वगैरह, तो एक काम कर दे भाई साहब, सरेंडर कर दे, तेरे को छोड़ेंगे तो है नहीं, फालतू में किसी दिन मारा जाएगा गोलीबारी के अंदर, कभी यहाँ भागता है कभी वहां भागता है। तो ये क्या करता है बेचारा, सरेंडर कर देता है 8 अगस्त 1860। क्रांति दब चुकी है, सारा का सारा ठंडा पड़ चुका है मामला 1860 के अंदर। तो ये क्या 8 तारीख को, 8 अगस्त 1860 को क्या कर देता है, ये सरेंडर कर देता है नीमच के अंदर। लिखना, एक लाइन लिखना, ऑन 8 अगस्त 1860, ऑन 8 अगस्त 1860 KSC कुशाल सिंह चंपावत, कुशाल सिंह चंपावत सरेंडर्ड हिमसेल्फ टू ब्रिटिशर्स इन नीमच। 8 अगस्त 1860 को कुशाल सिंह चंपावत स्वयं को, कुशाल सिंह चंपावत स्वयं को नीमच में अंग्रेजों को सरेंडर कर देता है। अब देखो, अब कुशाल सिंह चंपावत के साथ क्या होना चाहिए, वही हाल होना चाहिए जो अंग्रेजों के साथ जो पंगा लेते हैं उनका, वो अंग्रेज करते हैं। अंग्रेज क्या करते हैं, मौत की सजा देते हैं, फांसी पे चढ़ा देते हैं, तोप के सामने मुंह रखवा देते हैं और तोप का गोला चला देते हैं। भाई साहब कितनी खतरनाक मौत है ये, वैसा देखा जाए तो देखने वाले का भी दिल दहल जाए। और जिसके जो प्रियजन होते हैं, मान लेते हैं किसी का बेटा है, उसको ऐसे तोप के सामने खड़ा किया जाता है। आगे देखेंगे अमरचंद भाटिया जो है ना, उसके बेटे के साथ ऐसे ही किया था, 8 वर्ष का शायद मेरे ख्याल से, उसको तोप के सामने खड़ा कर दिया उसका मुंह, और जय घोड़ा चलाया, और बाप उसको देख रहा है, वो चिथड़ा उसके जिंदगी भर याद में रहे। खैर अमरचंद भाटिया को भी आगे उसको एग्जीक्यूट कर दिया था, फांसी लगा दी थी, बट फिर भी कितना निर्मम हत्या है। तो ये अंग्रेजी करते थे, बट भाई साहब कुशाल सिंह चंपावत जब एरिनपुरा के रिबेल्स को बावड़ा बना सकता है ना, फिडल लॉर्ड्स को बावड़ा बना सकता है, तख्त सिंह से पंगा ले सकता है, अंग्रेजों को हरा सकता है, तो छोटी मोटी चीज़ थोड़ी है। कुशाल सिंह चंपावत ने बोला कि भाई साहब अंग्रेजों, आपसे मेरी कोई लड़ाई नहीं थी ना, तो आपने कभी मेरे को कुछ बोला ना, मैंने आपको कभी कुछ बोला, मेरी लड़ाई तो इस तख्त सिंह से थी, आप क्यों मुझे मारना चाहते हो। अंग्रेज बोले बावड़ा है क्या, तूने हमारे लोगों को मारा है ना, बैटल ऑफ बिठोड़ा के अंदर भी तूने हमारे लोगों को मारा है, चेलावास ब्लैक्स एंड व्हाइट्स के अंदर तूने तो हमारा मैकमेसन सल्टा दिया, तू बोल रहा है हम तेरे को छोड़ दें। देखो देखो, लड़ाई आपसे थी नहीं, आप किसकी तरफ से सेना लेके आए हो, जोधपुर की तरफ से, क्योंकि आप जोधपुर वाले आपको टैक्स देते हैं, आप तो जोधपुर की तरफ से आए थे। मैं कोई कलकत्ता पे जाके अटैक थोड़ी कर दिया, किसी पॉलिटिकल एजेंट को डायरेक्ट थोड़ी अटैक कर दिया था, उससे थोड़ी लड़ाई हुई थी। अब आप पॉलिटिकल एजेंट को लेके ही आओगे युद्ध के अंदर, तो युद्ध के अंदर तो लड़ेंगे ना इज्जत से, मेरी आपसे लड़ाई नहीं थी। एक दूसरे के फेवर में बोल गए, हाँ भाई हाँ सही बात है, सही बात है, ऐसे ऐसे। कुशाल सिंह चंपावत के भाई सब अंग्रेज सोचे भाई खतरनाक आदमी है, खुद को डिफेंड कर रहा है परेशान करके। तो फिर क्या करते हैं, इसके ऊपर एक टेलर कमीशन करके एक आयोग बिठाते हैं कि भाई ठीक है यार, तेरी जांच कर लेते हैं कि भाई तू कितना गिल्टी है कितना नॉन गिल्टी है। तो टेलर कमीशन के अंदर भी यही पाया जाता है कि इसको तख्त सिंह से दिक्कत थी, फालतू में मैकमेसन तो ऐसे ही मारा गया भाई, और आप युद्ध लड़ने तो आओगे ना भाई, रियासतों से जब आप टैक्स लेते हो तो युद्ध भी तो लड़ने आओगे, तो आपके लोग मरेंगे, स्वाभाविक स्वाभाविक सी बात है। इसके अंदर कुशाल सिंह चंपावत को सल्टाने जैसा क्या है। और 1860 में कोई बंदा सरेंडर कर रहा है ना, तात्या टोपे को भी है ना, क्रांति सल्टने के बाद में फांसी होती है, फांसी होती है तो उसका भी जब क्रिटिसिज्म करता है शावर शाम का, आगे देखेंगे इसे आगे आने वाली है।
तो अब ये तो और ही लेट सरेंडर कर रहा है, अब क्या इसको मारे से अच्छा कमीशन वमीशन बिठाते हैं, उस कमीशन के अंदर पता चलता है कि तख्त सिंह से ही दिक्कत थी इसको, और ये अंग्रेज तो है भाई, मरेंगे तो मरेंगे, क्या करें, इस तरीके से उसको जिंदा छोड़ दिया जाता है। ये खुशहाल सिंह चंपावत है भाई। फिर बाद में ना ये उदयपुर के अंदर अपना लास्ट टाइम व्यतीत करता है, 1864 के आसपास इसकी मृत्यु हो जाती है, खुशहाल सिंह चंपावत की नेचुरल डेथ है भाई। ठीक है ना भाई। फॉर इंक्वायरी अब सरेंडर कर दिया तो इंक्वायरी होगी ना। फॉर इंक्वायरी ब्रिटिशर्स फॉर्म्ड टेलर कमीशन, आपके सामने लिख रखा है, एंड ASC was found, Kushal Singh Champawat was found non guilty, non guilty. He spent his last time, Kushal Singh Champawat spent his last time in Udaipur, and he died, he died there in, he died there in 1864, 1864 में इसकी मृत्यु हो जाती है। कुशाल सिंह चंपावत अपना अंतिम समय, सॉरी उससे पहले आपको टेलर कमीशन वाली बात दिखानी है ना। जांच के लिए कुशाल सिंह चंपावत केएससी की जांच के लिए, केएससी की जांच के लिए अंग्रेजों ने टेलर कमीशन, टेलर दर्जी वाला टेलर लिख लो, टेलर कमीशन बिठाया बिठाया जिसमें वह, जिसमें वह निर्दोष प्राप्त हुआ, निर्दोष प्राप्त हुआ। ASC कुशाल सिंह चंपावत ने अपना अंतिम समय, अपना अंतिम समय उदयपुर में व्यतीत किया तथा 1864 में उसकी मृत्यु हो जाती है। ये हो गया भाई कुशाल सिंह चंपावत की स्टोरी खत्म। एक बार के लिए मेरा आज का पर्पस सिर्फ इतना ही था कि रिवीजन हो जाए आपका ढंग से, वापस से आप पढ़ पाओ, है ना। कोई बहाने मत बनाना भाई, अब आप इतना पढ़ा दिया है तो अब आपके पास कोई रीज़न नहीं रह गया है कि पुराने वाले नोट्स को मतलब समझ नहीं सको आप, तो पढ़ते रहना। अब आगे से कंटिन्यू करेंगे इसको, और नेक्स्ट क्लास के हम अंदर हम थोड़ा सा और देखेंगे इसी पोर्शन के अंदर, थोड़े दो तीन एक फ्यूडल लॉर्ड्स और हैं, शिवनाथ सिंह आसोप हो गया, बिशन सिंह गुलर हो गया, अजीत सिंह अलणी आवास हो गए, अलग अलग है, इनका भी थोड़ा बहुत रोल था भाई, वो भी चीज़ देखेंगे और क्रांति को आगे बढ़ाते हैं। फिर धीरे धीरे करके क्रांति खत्म करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे किसान आंदोलन, सारी चीज़ें कवर कर लेंगे हम टाइम से। तो आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं। थैंक यू।